हाँ भाई, हमने जो है LCR सर्किट किया था। L, C और R तीनों अलग अलग किए थे। अब है हमारे पास L एंड R सर्किट, यानी कि हम केवल AC को किस में अप्लाई करें, इंडक्टर और रेजिस्टेंस में। तो जब हम इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों को इकट्ठा लेते हैं तो रेजिस्टेंस तो एक पैसिव एलिमेंट है, इसके ऊपर तो AC का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब EMF अगर हमने E0 sin ओमेगा t लगा रखी है या करंट इसमें से फ्लो हो रहा है I = I0 sin ओमेगा t, तो भाई जो EMF है रेजिस्टेंस की, इसको हम ER बोल लेंगे। ER जो है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसको बोला जाएगा E0 sin ओमेगा t। इसी फेस में चलेगी जहाँ पर E0 की जो वैल्यू हो जाएगी E0, इस केस में E0 की वैल्यू हो जाएगी I0 R के बराबर, क्योंकि करंट और वोल्टेज जो AC के अंदर जो होते हैं रेजिस्टेंस में सेम फेस में चलते हैं, ना आगे होगा ना पीछे होगा। अगर हम बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर में हमने पढ़ा था कि जो करंट और वोल्टेज के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। π/2 का फेज डिफरेंस मतलब वोल्टेज जो है करंट से π/2 आगे चलती है। तो इसका मतलब इसमें जो है इंडक्टर वाले केस में EL की वैल्यू जो है वो हो जाएगी E0 sin ओमेगा t + π/2, और यहाँ पर E0 की जो वैल्यू होगी वो होगी XL I0 × XL, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका मतलब जब दोनों का रिजल्ट निकालेंगे हम ऐसे कि भी हमने माना कि X एक्सिस की तरफ इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था, तो X एक्सिस की तरफ ही रेजिस्टेंस की वोल्टेज फ्लो करेगी, मतलब उसी फेज में उसी डायरेक्शन। और इंडक्टर की जो वोल्टेज है VL या हमने बताया EL जो है ये थी ER। EL मूव करेगी परपेंडिकुलर 90 डिग्री आगे करंट से, तो इन दोनों वोल्टेज का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके बीच में आएगा और ये एंगल हो जाएगा फाई, और रिजल्टेंट वोल्टेज E आ गई। अब E जो है उसको ऐसे दिया जाएगा, इसकी रिजल्टेंट को E = E0 sin ओमेगा t प्लस में फाई, ये फाई एंगल आगे है रिजल्टेंट वोल्टेज। भाई करंट जो है अगर X एक्सिस की तरफ फ्लो हो रहा है करंट, तो रेजिस्टेंस में EMF जो है उसी फेस में रहेगी, उसी डायरेक्शन में मतलब। और इंडक्टर की वोल्टेज जो है वो π/2 आगे हो जाएगी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो हो जाएगा ER, फाई एंगल आगे। तो ये आएगा E0 sin ओमेगा t। अरे किसका क्या चल रहा है ये कमलजीत का घर तक गड़बड़ लागे मैंने, वो तो है नहीं। कमलजीत का ही है ना, हैं? पंकज है, पंकज अपना घर तक दे के चले गए हो। चलो पंकज को काट दिया हमने। तो इसमें इंडक्टर रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो है वो इसका तो फेस तो ये हो जाएगा, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाले हुए सीधी सी बात है, इस डायरेक्शन में तो था हमारे पास IR, इस डायरेक्शन में हमारे पास IXL। तो इसका मतलब R इधर है, XL इधर है। रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है या वोल्टेज आई थी वो हो जाएगी IZ के बराबर। इसको इम्पीडेंस बोलते हैं, दोनों का इकट्ठा रेजिस्टेंस है उसको इम्पीडेंस कहेंगे।
और ये जेड की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर। अब एक्सएल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो इन इस सर्किट का जो रिएक्टेंस है वो कहा जाएगा एक्सएल, क्योंकि सिर्फ एक्सएल यानी कि ओमेगा एल होता है एक्सएल। ये कल करवाया था हमने पिछले वीडियो में। ये ओमेगा एल, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये उसका ये सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है 2 पाई न्यू एल। तो ये जो इस सर्किट का जो रिएक्टेंस होगा वो एक्सएल के ही बराबर होगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब है कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस अगर दोनों का यूज़ किया जाए एक ही सर्किट में, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का, तो कैपेसिटर जो है ये हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया, इस सर्किट में लगा दिया। आई की वैल्यू हमारे पास आई नोट साइन ओमेगा टी है। तो जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज है वी आर, इसको वी आर से रिप्रेजेंट कर दो चलो। तो ये हमारे पास आई नोट साइन ओमेगा टी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है ई नोट साइन ओमेगा टी इसके लिए, और यहाँ पर ई नोट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी आई नोट इंटू आर के बराबर। सेम फेस में चलेगी करंट के लिए। तो रही बात किसकी, कैपेसिटर वाले की, वीसी। तो वीसी हो जाएगा हमारे पास, इसको भी हम ई नोट, लेकिन करंट जो है कैपेसिटर में π/2 के फेज डिफरेंस से चलता है, लेकिन π/2 आगे चलता है ईएमएफ से, यानी कि ईएमएफ π/2 पीछे होती है। तो इसका मतलब इस केस में वीसी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी ओमेगा टी माइनस π/2। तो जो वीसी है यहाँ पर जो ई नोट की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी आई नोट इंटू एक्स सी, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जिसकी वैल्यू बताई थी हमने 1/ओमेगा सी 1/2 पाई न्यू सी। और अगर करें ग्राफ की बात, तो ग्राफ के केस में अगर करंट हमारा एक्स एक्सिस की तरफ फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस जो है कैपेसिटर की रेजिस्टेंस वाली ईएमएफ तो इसी करंट इसमें इसी फेस में फ्लो करेगी, इसी डायरेक्शन में। कैपेसिटर वाली π/2 पीछे हो जाएगी। इसका मतलब रिजल्टेंट इन दोनों का इधर आएगा V, और इसको बोलेंगे हम आई जेड के इक्वल, आई जेड, और यानी कि आई नोट, और ये आई हो गया। तो इसका जो ईएमएफ है, लास्ट ईएमएफ बोली जाएगी ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस में फाई, ऐसे रिप्रेजेंट की जाएगी, क्योंकि करंट का फेस ओमेगा टी था। तो ईएमएफ π/2 पीछे होगी इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है। अब जो है रही बात इसके इम्पीडेंस की, तो इम्पीडेंस तो सिंपल है, वो कहा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस डायरेक्शन में एक्स ही है, वी सी को हम लिख सकते हैं आई एक्स सी के इक्वल, वी आर को लिख सकते हैं आई आर के इक्वल। तो इसका मतलब ये आई जेड हो गया, तो ये जेड हो गया। इस सर्किट का जो रिएक्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्स सी के इक्वल। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर रजिस्टर सर्किट या आरसी सर्किट। तो ये हो गया कैपेसिटर का, रजिस्टर का। LCR इन सीरीज। आज इसको और इसकी रेजोनेंस को कंप्लीट करवा देते हैं। इस सर्किट के अंदर क्या होता है कि एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर, ये तीनों जो है हमने सीरीज़ में जोड़ दिए किसी एसी सोर्स से जो करंट प्रोवाइड कर रहा है। इसको I = आई नोट साइन ओमेगा टी। इतना करंट जो है इसमें एसी ने इसको दिया है। इसका इंडक्टेंस L है, इसकी कैपेसिटेंस C है और इसका रेजिस्टेंस है R। तो अगर ये करंट जो है एक्स एक्सिस की तरफ फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज होगी यानी कि VR वो IR के बराबर होगी।
और सेम फेस में होगी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ई नोट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर जो ई नोट की वैल्यू होगी इसके केस में वो हो जाएगी आई नोट आर के बराबर। अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के अंदर वोल्टेज जो होती है वो π/2 आगे होती है, तो इसका मतलब जो VL होगा वो IXL के बराबर होगा और उसको लिखा जाएगा ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि वोल्टेज जो होती है करंट से π/2 का लीड करती है कौन से सर्किट में, इंडक्टर के सर्किट में। तो इसलिए ये हो जाता है हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस π/2। और अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के केस में VC हो जाएगा हमारे पास IXL के बराबर और वो होगा हमारे पास ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज होती है, जो EMF होती है, वो करंट से π/2 के लैग में होती है। तो इस प्रकार अगर इनको हम एक ग्राफ के अंदर इकट्ठा करें तो ये हो जाएगा, अगर मान लिया करंट फ्लो हो रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, हाँ भाई, अब अगर करंट एक्स एक्सिस की तरफ फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज है VR, ये भी एक्स एक्सिस की ही तरफ फ्लो होगी। इंडक्टर की जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ होगी VL, जो होगी IXL के बराबर। और कैपेसिटर की जो वोल्टेज है यानी कि VC IXC, वो हो जाएगी नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, क्योंकि π/2 की लैग, ये लैग में है, वो लीड में है। तो अब दोनों XL और XC यानी कि VL और VC ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो उस केस में हमने कंसिडर करना पड़ेगा कि इफ़ XL ग्रेटर देन XC, क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट तो सेम है, तो अगर XL ग्रेटर देन XC है तो उस केस में हमारे पास इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ आएगा, जिसको हम मानेंगे VLC, यानी कि हमने मान लिया ये VLC हो गया, जो किसके बराबर होगा VL माइनस VC, क्योंकि अगर XL ग्रेटर देन XC है तो VL ग्रेटर देन VC हो जाएगा। तो इन दोनों EMF का रिजल्टेंट VLC होगा, जो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ होगा और रेजिस्टेंस वाला होगा इधर x एक्सिस की तरफ ही। तो अब दो का रिजल्टेंट ये होगा, तीसरा ये है, इसलिए तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट EMF आएगी वो आ जाएगी इधर, और ये करंट से फाई एंगल आगे आ जाएगी, जो बीच में कोई भी एंगल बनेगा फाई। तो इसका मतलब फाइनल वोल्टेज को V को हम लिख सकते हैं ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। अब बात करते हैं ई नोट की। तो ई नोट जो होता है वो करंट इंटू रजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट इंटू रजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब मैक्सिमम करंट तो हमारे पास आई नोट है, और LCR के पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको Z कहा जाता है, यानी कि इम्पीडेंस Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो V नोट या E नोट की वैल्यू ये हो जाएगी, ये इम्पीडेंस हो जाएगा। और इम्पीडेंस जो होता है Z, वो हो जाता है हमारे पास R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC सारे का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर VLC था, VL माइनस VC, जिसको हम लिख सकते हैं I इंटू XL माइनस XC, यानी कि IXL माइनस IXC। तो I कॉमन हो जाएगा, IXL माइनस XC। तो इधर तो रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास XL माइनस XC, इधर हो गया R, तो हमारे पास ये इम्पीडेंस ट्रायंगल बन जाती है, और इसको कहा जाता है इम्पीडेंस, यानी कि ये Z हो जाता है ये इम्पीडेंस। इधर तो हो गया हमारे पास XL माइनस XC, इधर हो गया R, इन दोनों का रिजल्टेंट ये फाई एंगल पे, यानी कि इधर होगा Z, जिसका मतलब है ये XL माइनस XC सारे का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो इस प्रकार ये इम्पीडेंस ट्रायंगल होगी और रिजल्टेंट वोल्टेज ये होगी। तो इसमें
साइकिल की बात करें कि कैसे चलती है, तो सीधी सी बात है कि करंट अगर इस एक्स एक्सिस की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब इस फेस में, तो वोल्टेज फाई एंगल आगे चलेगी। मतलब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दो यहाँ से, ऐसे ये फाई एंगल थोड़ा आगे चल रही है, तो यहाँ पर हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, करंट यहाँ से चल रहा है सेम साइकिल में, तो वोल्टेज थोड़ा सा आगे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे ये ऐसे, ये फाई एंगल थोड़ा ऊपर, पाई/2 होता है तो यहाँ से चलती, लेकिन ये फाई एंगल आगे है। तो इस प्रकार ये हो गया LCR सर्किट। LCR सर्किट समझना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि L जो है वो आगे होता है पाई/2, C पाई/2 पीछे होता है, रिजल्टेंट आगे हो जाएगा अगर XL ग्रेटर देन XC है तो, और अगर XC ग्रेटर देन XL है तो रिजल्टेंट वोल्टेज नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ जाएगी, उस केस में माइनस फाई आ जाएगा। अगर XC ग्रेटर देन XL आता है तो उस केस में रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो पाई/2 पीछे आ जाएगी, फिर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ VCL कर देंगे, इधर VC माइनस VL, यानी कि I इंटू XC माइनस XL, और इधर तो IR रहना ही है, तो इसका रिजल्टेंट V वोल्टेज इधर आ जाएगी IZ के बराबर फाई एंगल पीछे, इसलिए रिजल्टेंट वोल्टेज को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t माइनस फाई। ये अब इस सर्किट में एक पूछा जाता है क्या वो फैक्टर होता है, पहले रेजोनेंस करवा देते हैं, उसके बाद आएगा समझ में क्या वो फैक्टर और पावर फैक्टर। तो पहले है LCR सर्किट की रेजोनेंस, आज इतना ही करवाएंगे। रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट हमने +1 में पढ़ा था, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंट ऑसिलेशन। तो रेजोनेंट ऑसिलेशन में हमने एग्जांपल दिया था एक स्विंग का, एक झूले का, जैसे बच्चा कोई भी झूला झूलता है और दूसरा बच्चा उसको झूलाता है, तो वो उससे अपने एक डोरी से बंधा रहता है, वो उस डोरी को वो ऐसे ऐसे करता है, तो जब वो झूले के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेता है तो ना तो उसको जोर लगता है कि भाई इतना फोर्स लगता है उसको कि उसको रोकने के लिए फोर्स लगाता है या उसको तेज़ करने के लिए फोर्स लगाता है, लेकिन एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से मूव करवाने के लिए वो दोनों को फोर्स नहीं लगाना पड़ता झुलाने वाले को। तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उस बच्चे के जो स्विंग से जो है वो रेजोनेंट हो रही है, मैच हो रही है, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंट। तो LCR सर्किट के अंदर एक ऐसी कंडीशन आती है कि भाई हम देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है, XL बढ़ जाता है, और अगर फ्रीक्वेंसी घटाते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि दोनों जो हैं वो वोल्टेज के या करंट के फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं, वोल्टेज को डिस्टर्ब करते हैं, इंड्यूस्ड EMF पैदा करवाते हैं। तो उसके कारण एक कंडीशन ऐसी आती है कि फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे सेट करते करते कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ना तो इंडक्टर वो रिएक्टेंस दिखाएगा ना कैपेसिटर रिएक्टेंस दिखाएगा, मतलब दोनों की रिएक्टेंस एक दूसरे को अपोज कर देगी, कैंसिल कर देगी। उस केस में जो है जो करंट फ्लो होगा सर्किट में वो सबसे मैक्सिमम होगा, और उसी कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस। मतलब जो झूला होता है अगर तेज़ है और झुलाने वाला कम फ्रीक्वेंसी से उसको खींच रहा है तो उसको झटके लगेंगे, और अगर वो धीमा है और वो तेज़ करना चाहता है तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच है तो ना तो उसको झटके लगेंगे ना उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सिमिलरली इसमें है, अगर इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा फ्लो करंट का। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब वोल्टेज IR के अकॉर्डिंग ज़्यादा ड्रॉप होगी। तो इस केस में इस कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंट कंडीशन। तो रेजोनेंस LCR सर्किट कब रेजोनेंस में होगा? LCR को रेजोनेंस के अंदर कब कहेंगे हम? रेजोनेंस ऑफ LCR, सीरीज LCR, वो भी सीरीज LCR। तो सीरीज LCR तब होती है कि वैन करंट following in LCR circuit become maximum
बिकम्स, इसको 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है और इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, कंपटीशन में भी आता है और यहाँ भी आता है, हरियाणा बोर्ड में भी आता है, CBSE में भी आता है। सर्किट जो है बिकम्स मैक्सिमम, मतलब करंट सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है LCR में वो मैक्सिमम हो जाए, और वो मैक्सिमम कब होगा, जब रजिस्टेंस मिनिमम होगा, क्योंकि I = V/Z अप्लाइड EMF/Z, ऐसे कर सकते हैं हम, E0 sin ωt/Z। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब Z मिनिमम हो। और Z क्या होता है, Z ये होता है XL - XC सारे का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और XL को लिख सकते हैं हम ωL और 1/ωc सारे का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। और जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये Z की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम Z की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए तभी करंट मैक्सिमम होगा। तो Z की वैल्यू मिनिमम किसके बराबर होगी, R से, R के बराबर हो, क्योंकि R को हम नहीं घटा सकते, ये पैसिव एलिमेंट है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सर्किट में हमने रेजिस्टेंस जितना ले लिया उतना ले लिया, तो इसका मतलब R जो है वो Z की मिनिमम वैल्यू है। तो R इस हमने LCR यूज़ करना है और R को कंसिडर करना है। कैसे करेंगे, जब हम XL - XC को 0 कर दें और जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजोनेंस हो जाए, या हम कहें कि XL - XC = 0 हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस कंडीशन। तो यहाँ पर पहले हम रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो सीधी सी बात है कि ये XL = XC हो जाएगा एट रेजोनेंस कंडीशन, और इसका मतलब जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर XL = XC हुआ है उसको हमने मान लिया ωr। तो ωr = 1/ωc। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ωr का स्क्वायर = 1/LC और ωr = 1/√LC। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट जो है वो मैक्सिमम होगा, पावर ड्रॉप मैक्सिमम होगी, आगे एक क्वांटिटी आएगी पावर फैक्टर, वो यूनिटी हो जाएगा, मतलब वो मैक्सिमम ही हो जाएगा। और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कही जाएगी। यानी कि ग्राफ ऐसे बनता है कि ये भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ωr। तो ωr के ऊपर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इससे पहले भी घटेगी, इसके बाद में भी घटेगी। ये अलग अलग LCR सर्किट के हमने पीक दिखा दिए। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू होगी मैक्सिमम, यानी कि ये I0 हो, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी I मैक्सिमम। ये अलग अलग LCR का ग्राफ है, 2 LCR का। लेकिन ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। इससे पीछे चलेंगे तो भी मिनिमम हो जाएगा, इससे आगे चलेंगे तो भी मिनिमम हो जाएगा। मतलब या तो इंडक्टर अपना असर दिखाएगा या कैपेसिटर अपना असर दिखाएगा, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ना तो इंडक्टर ना कैपेसिटर, दोनों का इफेक्ट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ओनली रेजिस्टेंस जो है वो करंट को इफेक्ट करता है और वो मिनिमम हो जाता है करंट इस सर्किट, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो ये इसकी शार्प वो होती है, शार्पनेस, पीक पॉइंट है। एक फैक्टर होता है क्या, ये तो चलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसकी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो सीधी सी बात ओमेगा = 2π/r, 2π होता है। इसका मतलब µr की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2π √1/LC। ये हो गया, ये हो गया हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये है फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर या क्यू फैक्टर जो होता है वो होता है शार्पनेस ऑफ LCR सर्किट, LCR सर्किट की शार्पनेस, कि भाई कहाँ पर जो है पावर ड्रॉप जो है वो मैक्सिमम है सर्किट में। तो हमने ये जो ग्राफ बनाया है,
इसमें देखते हैं कि जो ऊपर वाला ग्राफ है, ऊपर वाले ग्राफ के अंदर पीक वैल्यू तो चलो ओमेगा आर के ऊपर है, लेकिन करंट का वेरिएशन ओमेगा से इधर भी देखो करंट का वेरिएशन एक ब्रॉड कर्व दिखा रहा है, इसमें भी ब्रॉड कर्व दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये गैप कम दिखा रहा है नीचे वाले सर्किट में। तो ये इसकी शार्पनेस है, मतलब ये सर्किट ज़्यादा शार्प है, मतलब पेन्ना बोलते हैं, ये ज़्यादा शार्प है और ये कम शार्प है। ठीक है, इस सर्किट के अंदर जो गैप आया है, यानी कि जो बैंड गैप होता है इस सर्किट का ज़्यादा है ऊपर वाले सर्किट का, इस सर्किट का बैंड गैप जो है वो कम है, मतलब हम जल्दी ट्यून कर सकते हैं। ये जो होते हैं ना LCR, ये LCR सर्किट वगैरह, ये रिसीवर के अंदर, ये ट्रांसमीटर एंटीना वगैरह इनके अंदर यूज़ होते हैं कि हमने कोई भी चैनल सेट करना है डिश का या उसका, तो एक तो जो है उस एक चैनल के जो चित्तर होते हैं वो एक तो हम बटन को, उसका जो स्विच होता है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाएं ऐसे, तब तक भी वो चलते रहें, और एक हम जैसे उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करें तभी दूसरा चैनल सेट हो जाए। तो वो होती है शार्पनेस, कि भाई जो ये सिग्नल होता है ये सिर्फ इतनी बैंडविड्थ के अंदर है, इससे ज़्यादा नहीं है, और इस बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी, इस पॉइंट की जो फ्रीक्वेंसी है और इस पॉइंट की जो फ्रीक्वेंसी सेम लेवल के लिए, दोनों के बीच का गैप ज़्यादा है, और यहाँ पर गैप ये कम है, इतना गैप है, इसमें इतना गैप, तो ये बैंडविड्थ होती है। तो जो शार्पनेस होगी सर्किट में तो बैंडविड्थ कम होगी, यानी कि हम जो है उस चैनल को थोड़ी जल्दी ट्यून कर सकते हैं, हमें ज़्यादा जो है माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें ज़्यादा होती है। तो ये ट्यूनिंग के अंदर काम आते हैं, रेडियो टीवी वगैरह के अंदर। अब जो है शार्पनेस, क्यू फैक्टर जो होता है ये होता है हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस एल और सी, यानी कि अपेरेंट वोल्टेज अपॉन एक्चुअल वोल्टेज, अपेरेंट वोल्टेज और अपॉन एक्चुअल वोल्टेज। अपेरेंट वोल्टेज क्या होती है? अपेरेंट वोल्टेज होती है VL और VC अपॉन VR, VL और VC अपॉन VR, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट है VR तो, और ये चेंज होती रहती है, इसलिए ये क्या फैक्टर इनका रेशियो होता है VL या VC अपॉन VR। मतलब जो क्या फैक्टर है उसको हम या तो VL/VR लिख सकते हैं या VC/VR लिख सकते हैं, और ये रेजोनेंस के लिए होता है। तो इसका मतलब अगर VL/VC लिखा है, VR लिखा है हमने, तो इसका मतलब XL, IXL/IR, I से I कैंसिल हो गया, ये हो गया XL/R। और अगर ये लिखा है तो IXC/R, IR, I से I कैंसिल, तो ये हो जाएगा XC/R। ये क्या फैक्टर हो गई? क्या फैक्टर का मेन फार्मूला ये है। और फ्रीक्वेंसी की टर्म में निकालें या L और C की टर्म में, तो सीधी सी बात है XL जो है वो ओमेगा L होता है, मतलब हम क्या फैक्टर को निकालते हैं XL/R की टर्म में, तो ये हो जाएगा ओमेगा L/R। और क्योंकि ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का अभी हमने निकाला था 1/√LC, तो 1/√LC ये हो जाएगा R, और ऊपर है L, तो L/RLC। इसको लिखा जा सकता है एक √L ऊपर कट जाएगा, तो 1/R√L/C, ये क्या फैक्टर हो गया। और अगर XC/R लेके चलते हैं हम तो भी इतना ही आएगा। XC/R लेंगे तो XC/R क्या होता है 1/R, और XC की जगह लिख सकते हैं 1/ωc। अब क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो इसकी जगह लिखेंगे हम 1/R, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह 1/√LC, और ऊपर है C, तो ये √LC पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 1/R ऊपर चला जाएगा √LC, और नीचे हो जाएगा C। तो इसका मतलब √C से √C कट जाएगा, तो नीचे बचेगा √C, ऊपर बचेगा L। तब भी ये क्या फैक्टर उतना ही आया है। क्या फैक्टर जो होता है उसकी यूनिट जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा जो है ये शार्पनेस दिखाएगा सर्किट, मतलब सर्किट को हम जल्दी ट्यून कर सकते हैं। लेकिन इसकी L और C की टर्म में ये वैल्यू होती है, मेन फार्मूला VL/VR होता है,
या XC या XL/R होता है। अगर ये कहा जाए कि LCR सर्किट की रिएक्टेंस, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर दो क्वांटिटी डिपेंड करती हैं, XL और XC। तो इसका मतलब इंडक्टिव LCR सर्किट की जो रिएक्टेंस होगी वो XL माइनस XC के बराबर हो जाएगी, रिएक्टेंस ऑफ द LCR सर्किट, क्योंकि ये दोनों फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, यही फ्रीक्वेंसी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए XL माइनस XC। एक है इसमें पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो होता है वो होता है ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर। अब वही ट्रू वाली बात आ गई, ट्रू तो R है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर। अब ट्रू पावर तो R में होती है, यानी कि PR बाई PLCR, यानी कि PZ, रजिस्टेंस की पावर बटे इम्पीडेंस की पावर, PZ कर देंगे इसे। अब करंट सेम है LCR सर्किट में, तो इसका मतलब I²R अपॉन I²Z, I² से I² कट जाएगा, पावर फैक्टर हो गया हमारे पास R/Z। तो ये R अपॉन ये हो गया पावर फैक्टर, R² प्लस में XL माइनस XC सारे का स्क्वायर। और एट रेजोनेंस के ऊपर Z = R के बराबर होता है, तो इसका मतलब पावर फैक्टर हो जाता है, पावर फैक्टर = R/R, यानी कि 1। तो पावर फैक्टर है ना वो 1 हो जाता है। ठीक है, पावर फैक्टर निकालने का तरीका वो सीधी सी बात है, हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल से किया था अभी कि cos phi = R/Z, cos phi = R/Z इम्पीडेंस ट्रायंगल से, क्योंकि इधर था हमारे पास Z, इधर था R, और हमने cos phi की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो R/Z के बराबर आई थी, और यहाँ से पावर फैक्टर R/Z के बराबर आ रहा है, R/Z पावर फैक्टर। तो इसका मतलब पावर फैक्टर को हम cos phi से भी दे सकते हैं। तो जब LCR सर्किट रेजोनेंस में होगा उस समय पावर फैक्टर जो है वो कितना होगा, यूनिटी होगा, पावर मैक्सिमम ड्रॉप होगी, और cos phi की वैल्यू जो होगी एट रेजोनेंस कंडीशन, जब R = Z हो जाए, यानी कि पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए, तो cos phi की वैल्यू 1 हो जाती है, इसका मतलब phi की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि वोल्टेज फ्लोज इन द फेस ऑफ ए करंट। तो ऐसे पूछा जा सकता है भाई कि रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर फेज डिफरेंस इन द करंट एंड EMF तो 0, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी, पावर कंज्यूम्ड या आउटपुट जो है वो मैक्सिमम। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, एक होता है एडमिटेंस। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ Z, इम्पीडेंस का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ द Z इज कॉल्ड एडमिटेंस, यानी कि 1/R² प्लस XL माइनस XC सारे का स्क्वायर। और क्योंकि ये रेजिस्टेंस का उल्टा है, क्योंकि Z जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, तो ये रेजिस्टेंस का उल्टा है, इसके लिए इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, यानी कि ये कंडक्टेंस के इक्विवेलेंट होता है। LCR सर्किट की कंडक्टेंस को ही एडमिटेंस कहा जाता है।